हाँ। तो मैंने कल ऑडियो लेक्चर का कुछ लिंक डाला हुआ ना, वन शॉट रिवीजन का, यानी हर चैप्टर 1 घंटे के अंदर में, ज्यादा देर नहीं बच्चे काम का वन ना। तो उसमें बहुत सारे वीडियोस लेक्चर भी होंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस के पूरा पढ़ा है तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। रिस्पिरेशन पूरा पूरा पढ़ लोगे, रिवाइज हो जाएगा। इसी तरह से आप पढ़ोगे, बहुत सारी होंगे, सेल साइकिल सेल डिवीजन का होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस का होगा। तो मैंने कुछ ऑडियो लेक्चर और वीडियो लेक्चर डाल रखे। तो आप रोजाना 1 या 2 लेक्चर भी करोगे ना, तो चैप्टर पूरा रिवीजन हो जाएगा। ऐसे भी तो रिवीजन करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तो अब बेटर है कि वहां से भी करते जाओ तो हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए। अब तुम लोगों को रिस्पिरेशन में बच्चा कुछ कुछ बातें बचा हुआ था, आसान से टॉपिक थे, बहुत इजी थे, आसानी समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चा लोग था आरक्यू। आरक्यू से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। हाँ, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर फुल फॉर्म बता दूंगा। अब कोई भी सबस्ट्रेट को तोड़ोगे, किसी भी सबस्ट्रेट को आप रिस्पिरेशन में ब्रेक डाउन करते हो एनर्जी लेने के लिए, तो सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए कितना O2 आपने कंज्यूम किया, यानी आपने ग्लूकोज लिया या प्रोटीन लिया या कुछ भी लिया, तो उसे लेने के लिए कितना O2 आपने कंज्यूम किया, और जब वो सबस्ट्रेट टूट गया तो कितना बच्चा CO2 रिलीज करेगा। तो अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड बाय अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम, यही रेशियो कहलाएगा RQ ना। ध्यान से देखिए, तो चलिए समझते हैं इसे। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो कार्बोहाइड्रेट में मेनली आप क्या खाइएगा, कार्बोहाइड्रेट में मेनली बच्चा ग्लूकोज। तो जब आप ग्लूकोज को खाइएगा, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज लिया, तो इसे आपने ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़ा, 6O2 के हेल्प से तोड़ा, तो टूटेंगे तो बताइए कितने CO2 बनते थे बच्चा, 6 CO2 बनते थे। कितना H2 बनता था, 6 H2O बनते थे। ATP कितने बनते थे, 38 ATP बनते थे। तो मुझे बताइए, तो जब आपने ग्लूकोज को तोड़ा तो आपका RQ वैल्यू क्या होगा बताइए। तो RQ हो जाएगा सर अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज, 6 CO2 रिलीज हुए, और उसे तोड़ने के लिए कितना O2 आपने कंज्यूम किया, 6 O2 कंज्यूम किया, तो 6/6 बच्चा 1। कितना आसान था। तो RQ वैल्यू बच्चा 1 आ जाएगा, लेकिन हमेशा 1 नहीं आएगा, ये भी याद रखें। अब मैंने ग्लूकोज को तोड़ने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन किया, फर्मेंटेशन किया। फंगस है, फर्मेंटेशन करते हैं। तो उन्होंने 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम किया, C6H12O6, और बिना ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़ा। देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीजन नहीं है, तो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बनते थे, याद कीजिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एल्कोहल C2H5OH, याद आ रहा है, इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन, और प्लस बनेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, क्योंकि इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन का होता है। तो ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल बने तो 4 कार्बन हो गए, 2 मॉलिक्यूल CO2 का रिलीज हुआ, और फर्मेंटेशन में बच्चा बहुत कम ATP रिलीज होते, केवल कितने ATP, 2 ATP। अब RQ निकालिए। तो सर RQ निकालने के लिए क्या मैंने बोला, अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज, तो अमाउंट ऑफ CO2 कितना रिलीज हुआ है, 2 CO2, अपना कितना O2 कंज्यूम किया, फर्मेंटेशन है सर 0। एनारोबिक रेस्पिरेशन में, फर्मेंटेशन में कोई O2 कंज्यूम करता है क्या, नहीं। तो समथिंग बाय 0 बच्चा इंफिनिटी आता है। डन, समझ में आ गई, क्लियर है, कोई गड़बड़ नहीं करोगे। यही बच्चा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता, तो वहां बच्चा CO2 रिलीज भी नहीं होते थे। लैक्टिक एसिड तो खुद 3 कार्बन का था, तो वहां तो CO2 भी रिलीज नहीं होता था, तो 0 CO2 रिलीज हुए, 0 O2 कंज्यूम हुए। लेकिन इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में CO2 तो बनते हैं, कितने बने, 2, ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ, 0, समथिंग बाय 0 बच्चा इन्फिनिटी। क्या याद हो गए, बहुत आसान है। अब देखिए, अब एनसीईआरटी ने बोला है कि जो प्रोटीन होंगे, जो बच्चा प्रोटीन है और जो लिपिड है, लिपिड है और प्रोटीन है, इनको अगर आपने फूड में कंज्यूम किया तो इसका RQ वैल्यू जो होगा वो बच्चा होगा लेस देन 1, 1 से कम होगा। जैसे कि प्रोटीन का एनसीईआरटी ने दिया है 0.9 और लिपिड का दे रखा है 0.7, ये याद रखना पड़ेगा। लॉजिक ये है कि प्रोटीन और लिपिड में ऑलरेडी ऑक्सीजन बच्चा कम अमाउंट में होते, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में लिपिड में ऑक्सीजन कम अमाउंट, इसलिए तो लिपिड बच्चा पानी में नहीं घुलता, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक नहीं है, उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। अगर ऑक्सीजन कम है तो उसे तोड़ने के लिए बाहर से ऑक्सीजन ज्यादा लेना पड़ेगा,
क्योंकि ऑलरेडी लिपिड में ऑक्सीजन कम है, और जब तोड़ेंगे तो उसमें से ऑक्सीजन CO2 बच्चा कम रिलीज होगा, कम रिलीज होंगे। तो बताइए, यानी कि हमें CO2 कम रिलीज हुआ और O2 ज्यादा कंज्यूम करना पड़ा, तो नीचे वाला बच्चा ज्यादा लेना पड़ा, O2 ज्यादा लेना पड़ा, तो लेस देन 1 ही तो आएगा। तो आपके एनसीईआरटी ने लिपिड का एग्जाम्पल देके समझाया है ट्राइपैलमेटिन का, एकदम याद करके जाना है, ये नीट में पूरा पक्का यही क्वेश्चन आने वाले। जो ट्राइपैलमेटिन, सर ये क्या होता है ट्राइपैलमेटिन? ट्राइपैलमेटिन बच्चा आपने पढ़ा होगा, ये एक तरह का लिपिड है। क्यों? क्योंकि ये पैल्मिटिक एसिड से बना है, 3 पैल्मिटिक एसिड मिल गए। पैल्मिटिक एसिड याद आ रहा है आप लोगों को? कुछ पढ़ा 16 कार्बन के 18 कुछ ऐसा पढ़ा होगा। तो जो पैल्मिटिक एसिड होते हैं, पैल्मिटिक एसिड है वो अल्कोहल से रिएक्ट किया, किसे? ग्लिसरॉल से, और इसी से क्या बना? ट्राइपैलमेटिन। तो ट्राइपैलमेटिन को जब तोड़िएगा तो यहाँ पर कितना O2 और CO2 का कॉन्सेप्ट है समझिए आप। देखिए एनसीईआरटी, तो ये आपके दे रखे और ये क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में बन जाएगा। देखिए ये, हाँ देखिए ये ट्राइपैलमेटिन वाला, ध्यान से देखना। अब लिखा है ये है बच्चा ट्राइपैलमेटिन, नीचे में मिला ना ट्राइपैलमेटिन, ध्यान से देखिए वहां पर कितना O2 अपने कंज्यूम किया। मैंने क्या बोला था? ऑलरेडी लिपिड के अंदर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया बच्चा? 145, ये याद करके जाना है। और जब आपने ब्रेक किया तो कितना रिलीज हुआ? O2, CO2 कितने रिलीज हुए? 102। तो CO2 कम रिलीज हुआ, O2 ज्यादा कंज्यूम हुआ, तो 102 बाई 145 करेंगे तो लेस देन 1 ही तो आएगा। आंसर कितना दे रखा है? 0.7। डन, समझ में आ गया? कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाला बच्चा मैंने कार्बोहाइड्रेट वाला समझा दिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन का समझा दिया। प्रोटीन, अगर बच्चा प्रोटीन का पूछा जाए तो एनसीईआरटी में लिखा है इट इज अ 0.9। देख लीजिए एनसीईआरटी में, व्हेन प्रोटीन आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट द रेशियो वुड बी अबाउट 0.9। ये याद रखना है आपको। क्लियर है सभी को? फटाफट बोलो, बहुत ही आसान सा टॉपिक था, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, अगर बच्चा आपने ऑर्गेनिक एसिड खाया, जैसे आपने खा लिया एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सब खाया, अगर ऑर्गेनिक एसिड आपने कंज्यूम किया तो इनके अंदर ऑलरेडी बच्चा ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं। तो आरक्यू में क्या होता है कि आपने कितना O2 कंज्यूम किया, ऑलरेडी इस सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन का अमाउंट पहले से ज्यादा होता है, तो हमें O2 लेने की जरूरत बच्चा कम पड़ेगी। जब तोड़ेंगे तो CO2 इसके कंपैरिजन में ज्यादा रिलीज होगा ना, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है, एसिड है तो ऑलरेडी उसमें ऑक्सीजन तो हो गई ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट ऑफ, तो क्या हो जाएगा बोलो? CO2 ज्यादा O2 कम, तो बच्चा हो जाएगा मोर देन 1। क्या बात समझ में आ गई? तो आपको याद रखना है कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट जो लेट्स आए बच्चा, फटाफट रिपीट कर दे रहा हूं, आरक्यू क्या है? रिस्पिरेटरी क्वोशेंट। ये कहता है, एक तो फुल फॉर्म आ सकता है रिस्पिरेटरी क्वोशेंट, कि आपने कोई भी सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन किया तो उसे ब्रेक करने के लिए आपने कितना O2 कंज्यूम किया और कितना CO2 आपने रिलीज किया, रेशियो है। तो अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लिया होगा, कार्बोहाइड्रेट लिया होगा, तो जितना O2 आप कंज्यूम करेंगे उतना ही CO2 रिलीज होगा, तो 6/6, आंसर इज द 1। लेकिन अगर आपने प्रोटीन खाया है तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी ने डायरेक्टली डेटा दिया है 0.9। अगर आपने लिपिड खाया है तो यहाँ पर डेटा आपके एनसीईआरटी ने दिया है 0.7। एनसीईआरटी में बहुत डिटेल्स है। ट्राइपैलमेटिन, ट्राइपैलमेटिन क्या एक तरह का लिपिड है, ठीक है। अब बताइए सर क्यों कम आया? तो मैंने बोला ऑलरेडी इनके अंदर में ऑक्सीजन कम होते हैं, तो मुझे ऑक्सीजन इनटेक ज्यादा करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कम है और ये CO2 कम रिलीज करेंगे। 2 एरो ऊपर, 3 एरो बच्चे नीचे, समझ में आ गया? चलिए, इसके अलावा बच्चा आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बस एक लाइन में बता रहा, ऑर्गेनिक एसिड, आपने कोई एसिड को कंज्यूम किया, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑलरेडी उनके अंदर में ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में होते हैं, तो उसे ऑक्सीजन कम चाहिए और बच्चा CO2 ज्यादा रिलीज होगा। तो यहाँ पर ऊपर में ज्यादा है, नीचे में कम है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चा मोर देन 1। डन, बोलिए आगे चले, कर लोगे बच्चा आरक्यू? एक क्वेश्चन पक्का आएगा नीट में, बोलो बोलो फिर आगे चलेंगे। यस ठीक है, आसान है। यस। अच्छा, अब हम लोग एनसीईआरटी का एक टॉपिक पढ़ते हैं, जिसे बच्चे ये वाला ये समझा देते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे, पूरा लंबा चौड़ा लिखा है, आसानी से पढ़ते हैं ना, पूरा ये 2 पेज का है, इसको समझते हैं।
देखिए यहां बस अब मान लीजिए कि अब हमेशा खाने में क्या कार्बोहाइड्रेट यूज कीजिएगा? नहीं। क्या हम सभी लोग हमेशा क्या बच्चा ग्लूकोज ही खाते हैं? नहीं। आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया वो अल्टीमेटली पहले टूटेगा ग्लूकोज में, क्योंकि मेनली हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो अल्टीमेटली जो ब्रेक करके मेनली किसमें टूटेगा बच्चा? ग्लूकोज में। ठीक है, अब याद कीजिए ग्लाइकोलिसिस को कि ग्लूकोज से बन जाएंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पूरा नहीं लिखना है बच्चा, एनसीईआरटी में जो जो लिखा है बस वही लिख रहा हूं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर यहाँ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाते थे, याद आ रहा है? फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाता था, फिर ये दो पार्ट में टूट जाते थे। याद कीजिए एक बनता था बच्चा लोग ढाप DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक बनते हुए बच्चा 3PGL 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। डन, याद है? हाँ। अब बाद में ठीक है ये आगे जाएगा और यहां से फाइनली ये बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड कहां जाएगा? लिंक रिएक्शन बनेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए अब जाएगा बच्चा क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल याद आ रहा है आपको? 10 स्टेप याद आ रहे हैं आपको? लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, वही क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके विथ कोहली, सचिन, सहवाग एंड फैंटास्टिक महेंद्र सिंह धोनी। यही था ना? आपके एनसीईआरटी ने भी बनाया है, टेंशन मत लीजिए, आपके एनसीईआरटी ने भी बनाया ये कि अगर आपने बच्चा कार्बोहाइड्रेट खाया तो वो कार्बोहाइड्रेट पहले टूटेगा, सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज में। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेंगे बच्चा, 2 एरो दिया, यानी कि उन्होंने 2 स्टेप को एक साथ लिख दिया। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गए, फिर बच्चा वो टूट गया, ढाप देखो DHAP लिखा है, और ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। फिर बनेंगे पायरुविक एसिड, फिर बचे एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर क्रेब्स साइकिल। एनसीईआरटी ने पूरा क्रेब्स साइकिल का नाम नहीं लिखा, मैंने आपको लिख के दिया। अगर बच्चा कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो बताइए आप, कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है या कार्बोहाइड्रेट बन रहा है? कैटाबोलिज्म हो रहा है, एनाबोलिज्म हो रहा है? सोच के बताना। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट टूट रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट बन रहा है? सर यहाँ पर बड़े सब्सटेंस टूट करके छोटे सब्सटेंस बन रहे हैं, यानी कैटाबोलिज्म हो रहा है। डन। अब इसी तरह से सबस्ट्रेट में, यानी बड़े सब्सटेंस छोटे में टूट रहे, बच्चा कैटाबोलिज्म हो रहा है। अब मान लीजिए बच्चा यहाँ पर आपने खाया है फैट्स, ठीक है, चलिए प्रोटीन कर देते हैं, प्रोटीन खाया तो प्रोटीन बच्चा सबसे पहले एंजाइम आएगा प्रोटीएज, और प्रोटीएज क्या करेगा? प्रोटीन के अंदर के जो भी एमाइनो एसिड है उनको तोड़ेगा, सारे एमाइनो एसिड को अलग कर देगा, और प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चे लोग एमाइनो एसिड में। ए मतलब एमाइनो एसिड। अब हम लोग क्या करेंगे? एमाइनो एसिड से एमाइन ग्रुप निकल जाएगा, एमाइन ग्रुप बच्चा निकल जाएगा। प्रोसेस का नाम डीएमिनेशन, ये एनसीईआरटी में लिखा है, डीएमिनेशन, एमाइन ग्रुप निकल जाएगी। अब ये एमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाएंगे कीटो एसिड में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कीटो एसिड में। अब सोचिए एमाइनो एसिड कितने तरह के होते हैं? सर एमाइनो एसिड तो 20 तरह के होते हैं, यानी कि हर एमाइनो एसिड अपना एमाइन ग्रुप डोनेट कर देगा, रिलीज कर देगा, और कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा कीटो एसिड में। अगर वो बच्चा मान लीजिए 3 कार्बन वाला कीटो एसिड है तो वो बन जाएगा बच्चा पायरुविक एसिड। अगर 3 कार्बन का है तो पायरुविक एसिड में। अगर वो बच्चा 2 कार्बन वाला कीटो एसिड है तो बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम में। अगर वो बच्चा 5 कार्बन का है तो वो बन जाएगा बच्चा कोहली अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अगर 5 कार्बन का है तो। अगर वो 4 कार्बन का है तो वो बन जाएगा बच्चा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो प्रोटीन कैसे टूटेंगे आपको समझ में आई बात? प्रोटीन कैसे टूटेगा बच्चा थ्योरी में एनसीईआरटी ने पूरा डिटेल किया है, यहां देखोगे तो बहुत सिंपल बना दिया एनसीईआरटी फिगर में, लेकिन थ्योरी में बच्चा दिया है कि प्रोटीन टूटा तो सबसे पहले उसके एमाइनो एसिड अलग हो गए, एमाइनो एसिड से उसके एमाइन ग्रुप अलग होना डीएमिनेशन, अब बन गए कीटो एसिड। एनसीईआरटी में कीटो एसिड वर्ड यूज किया है। अब कीटो एसिड कितने कार्बन का है? 5 के हो सकते, 4 के हो सकते, 3 के हो सकते, 2 के हो सकते। तो अगर ये बच्चा आपके 3 कार्बन के हैं तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट, 2 कार्बन के हैं तो एसिटाइल कोएंजाइम बना, 4 कार्बन के तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बने, और अगर ये 5 कार्बन के तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने प्रोटीन को तोड़ते हुए डायरेक्टली पायरुविक एसिड बनाया है। देख लीजिए, प्रोटीन, एमाइनो एसिड, पायरुविक एसिड। लेकिन बच्चा थ्योरी में पूरा डिटेलिंग की है। आप जब थ्योरी वाले पार्ट को देखिएगा तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से दिख जाएगा। अभी मैं पढ़ दूंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, एनसीईआरटी ने थ्योरी में पूरा डिटेल दिया। अब देखो सर, अगर मैं फैट्स खाऊंगी तो, हाँ भाई फैट्स खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फैट्स खाया तो बच्चा एक मिनट, हाँ कहाँ गया, हाँ अगर आपने बच्चा लोग फैट्स खाया है तो आपने पढ़ा होगा बच्चा, फैट्स मतलब लिपिड। तो सबसे पहले ये टूटेगा और टूट करके बच्चा दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बनेंगे फैटी एसिड, एक बनेगा बच्चा फैटी एसिड। बनाए ना, पढ़ा है ना आपने लिपिड के बारे में, दो पार्ट्स होते हैं फैटी एसिड, और एक होगा बच्चा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, जो ग्लिसरॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगा DHAP में। ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट हो गया? DHAP में। जो फैटी एसिड है वो बच्चा, फैटी एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किसमें कन्वर्ट हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो फैट्स कैसे टूट रहा है समझ में आ रहा है? फिर एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। डन। तो आप एनसीईआरटी को देखिए, फिगर को बहुत ध्यान से। क्या एनसीईआरटी ने बच्चा फैट्स को ऐसे ही तोड़ा है? देख लीजिए, फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल टूटेगा और बनेगा बेटा DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बच गए फैटी एसिड। फैटी एसिड टूटेंगे तो क्या बनेंगे बच्चा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये कहना चाहता है कि आप प्रोटीन खाइए तो कैसे उसका ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी देगा। अब फैट्स खाइए तो कैसे टूटेगा, एनर्जी देगा। और लिपिड खाइए तो कैसे टूटेगा, वो एनर्जी देगा। अब नीट में क्वेश्चन आया था कि आप कुछ भी खाइए, एक कॉमन जंक्शन पॉइंट कौन है बताइए। अब फैट्स खाओ, प्रोटीन खाओ, कार्बोहाइड्रेट खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन कॉमन एक जंक्शन पॉइंट होगा जहां पर आकर के ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं आकर के एक जगह पे ही टूटेंगे। बताइए वो कॉमन जंक्शन पॉइंट कौन है? फैट्स खाओ तब भी वो बनेगा, प्रोटीन खाओ तब भी बनेगा, कार्बोहाइड्रेट खाओ तब भी बनेगा बेटा, एसिटाइल कोएंजाइम है। देखो दिख रहा है आपको एनसीईआरटी में? कहीं पास से आप आइएगा तो एसिटाइल कोएंजाइम पे तो पहुंचेगा ना, जंक्शन तो वही है। आपको बच्चा मान लीजिए, ठीक है, कि मान लो कि आपको जम्मू जाना है। अब बिहार से कोई आ रहा है, इसलिए बच्चा दिल्ली आएगा। MP में है, मध्य प्रदेश में, तब भी उसको दिल्ली में आना पड़ेगा। चलिए मान ले महाराष्ट्र में, तब भी उसको यहाँ आना पड़ेगा। ये कॉमन पॉइंट हो गया। अब यहाँ से सारी गाड़ी एक साथ जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, तो यही कहलाता है कॉमन जंक्शन पॉइंट। क्या बात समझ में आएगी? फटाफट बताओ, बोलो। यस सर। तो अब बताओ, तुम लोग तो लगता है पूरे नींद में हो। ठीक, ध्यान से देखो, यहां पर करना गया है कि यहाँ पर सभी कैटाबोलिज्म हुआ है बच्चा कि एनाबोलिज्म? सर यहाँ पर कैटाबोलिज्म हो रहा है। यहाँ पर बड़े चीजें, कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा सब्सटेंस है, वो टूट करके CO2 H2 में कन्वर्ट हो रहा है। फैट्स बड़े सब्सटेंस है, टूट गए। प्रोटीन बड़े सब्सटेंस बच्चा टूट गए। लेकिन अब जो मैं बोलूंगा ध्यान सुनिएगा, लेकिन अगर सेल को जरूरत पड़ी, क्या मैंने बोला? अगर बच्चा सेल को जरूरत पड़ी तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो बच्चा यहां से निकलेगा और क्या बनेगा? फैटी एसिड। ग्लिसरॉल से जुड़ेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैट्स में। अगर सेल को जरूरत पड़ा कि मुझे तो अभी लिपिड चाहिए भाई, मुझे तोड़ना नहीं है, मुझे तो लिपिड चाहिए, लिपिड मुझे चाहिए, तो मैं यहां पर से क्या करूंगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए को, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए को मैंने बाहर निकाला, ठीक है, किस में कन्वर्ट किया? फैटी एसिड में। और फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? फैट्स में। अगर मुझे जरूरत पड़ा तो जो आपका DHAP है बच्चा वो बाहर निकलेगा, उल्टे डायरेक्शन में जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरॉल में। अगर जरूरत पड़ा तो पायरुविक एसिड बच्चा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटो एसिड में। और किसका फॉर्मेशन करेगा? प्रोटीन। यानी सर जो आप फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है और उससे पायरुविक एसिड बन रही है, तो ये पायरुविक एसिड हो सकता है वो बाहर निकले और वो एमाइनो एसिड में कन्वर्ट होकर के प्रोटीन बन जाए। हो सकता है एसिटाइल कोएंजाइम में बाहर निकले और एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है ये बच्चा, ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था, बाहर निकले प्रोटीन बना दे। यानी ये बच्चा डिपेंड ऑन द नीड। तो अगर जरूरत पड़ा तो ये छोटे सब्सटेंस बच्चा, छोटे छोटे जो सब्सटेंस है,
2 कार्बन के, 5 कार्बन के, ये बाहर निकलेंगे और बड़े सब्सटेंस का फॉर्मेशन, लिपिड प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। इसलिए इसे हम लोग बच्चा एनाबोलिज्म भी कहेंगे। सर टूटने का भी प्रोसेस हो रहा है तो कैटाबोलिज्म बोलो, हाँ, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट्स बन रहे इंटरमीडिएट वो बाहर निकल करके बड़े सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, एनाबोलिज्म। इसलिए आपकी एनसीईआरटी ने टॉपिक दिया है बच्चा एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे कहने का मतलब है यहाँ कैटाबोलिज्म तो चल ही रहा है, टूटने का प्रोसेस तो चल ही रहे, लेकिन साथ साथ यहाँ पास कुछ बड़े सब्सटेंस के, जैसे प्रोटीन बनने के, फैट्स बनने के ना, बड़े सब्सटेंस के फॉर्मेशन हो रहे, जैसे कि सक्सिनाइल कोएंजाइम है, ये बाहर निकल के बच्चा बना देता है क्या, क्लोरोफिल। क्या बना देता है बच्चा, तो ये हीमोग्लोबिन बना रहा है, साइटोक्रोम बना रहा है, बड़े सब्सटेंस बना रहा है। तो इनके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है कुछ बड़े सब्सटेंस के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एनाबोलिज्म भी चल रहा है, इसलिए टॉपिक का नाम बच्चा एम्फीबोलिज्म कहिए, एम्फीबोलिक पाथवे कहिए। चलिए देख लिए, अब एनसीईआरटी से आपको समझा देता हूँ फटाफट, ध्यान सुनना। एनसीईआरटी के वर्ड वर्ड समझा रहा हूँ। ग्लूकोज इज द फेवरेट सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। मैंने हमेशा बोला कि आप जब भी खाना पसंद करेंगे तो मेनली कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में मेनली ग्लूकोज। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जो भी कार्बोहाइड्रेट खाइएगा वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में, बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। चलिए, अदर सब्सटेंस कैन आल्सो बी रिस्पेक्ट, आप प्रोटीन फैट्स को भी तोड़ सकते हैं, एज हैज बीन मेंशन अर्लियर, बट दे डू नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट द फर्स्ट स्टेज। लेकिन कह रहा है कि प्रोटीन फैट्स खाओगे तो जरूरी नहीं कि ग्लाइकोलिसिस में जाए, जरूरी नहीं बच्चा कि फर्स्ट स्टेप यानी ग्लाइकोलिसिस में जाए। सी फिगर 14.6, देखा प्रोटीन डायरेक्टली तो कहीं और जा रहा था, फैट्स कहीं और जा रहे थे। सी द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट। क्या आपको याद आ रहा है, फैट्स को तोड़ा था तो उसकी एंट्री कहां से हुई, प्रोटीन को तोड़ा तो उसकी एंट्री कहां हुई। चलिए, फैट्स वुड नीड टू ब्रेक डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। क्या बताया था, फैट्स ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में टूटेगा। फर्स्ट, इफ फैटी एसिड वेयर टू बी रिस्पायर्ड, अगर फैटी एसिड टूटना है, दे वुड फर्स्ट टू बी डिग्रेड टू द एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाइए एंड इंटर द पाथवे। अब आगे के प्रोसेस में चले जाइए, क्रेब साइकिल में चले जाइए। ग्लिसरॉल वुड इंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू पीजीएल, मैंने पहले डीएचएपी बनेगा, देख लीजिए, वापस से रिकॉल कर दे रहा हूं। हाँ, पहले वो किसमें कन्वर्ट हुआ था, फैट्स, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल डीएचएपी बना, उसके बाद डीएचएपी किसमें कन्वर्ट होगा, पीजीएल, फिर आगे में पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएंगे, आसान। कहां चले गए, चलो अब आ जाओ। द प्रोटीन वुड डिग्रेड बाय द प्रोटीज। क्या मैंने वर्ड यूज किया था, प्रोटीन एंजाइम के हेल्प से टूटेगा प्रोटीज, एंड द इंडिविजुअल एमाइनो एसिड, हर एमाइनो एसिड आफ्टर डीएमिनेशन, मैंने डीएमिनेशन वर्ड यूज किया था, एमाइनो ग्रुप का हटना, डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर। अब बच्चे स्ट्रक्चर मतलब कितने कार्बन के, डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर मतलब कितने कार्बन के, वुड इंटर द पाथवे एट सम स्टेज। कोई बोलेगा नहीं मैं जा रहा हूं भाई पायरुविक एसिड, कोई बोल रहा है नहीं मैं एसिटाइल कोएंजाइम बनूंगा, कोई बोल रहा है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनूंगा, ठीक है, सब स्टेज विद इन द क्रेब साइकिल। मैंने क्रेब साइकिल में भी इंटर कराया था साइकिल, और इवन एज पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम। क्या ये मैंने एक एक वर्ड बच्चे आपको एक्सप्लेन कर रखा है, फटाफट बताओ तो, आ रहे हैं समझ में, मैंने पूरा एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अब नीचे वाले पार्ट कर लोगे तुम लोग, मतलब वही गए कि अगर सेल को नीड हुआ, तुमने बच्चा कार्बोहाइड्रेट खाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें 100% एनर्जी मिलेगा। जो तुमने कार्बोहाइड्रेट खाया उसके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बने, हो सकते हैं वो बाहर निकल जाए और बड़े सब्सटेंस बनाने में इन्वॉल्व हो जाए, वो फैट्स बनाने में जा रहे हैं, वो प्रोटीन्स बनाने में जा रहे हैं, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने में जा रहे हैं। तो सर रेस्पिरेशन में जो सबस्ट्रेट बना टूट करके वो तो नया चीज बना रहा है, तो सर ये तो एनाबोलिज्म हो जा रहा है। इसलिए तो बोला कि कैटाबोलिज्म हो ही रहा है, साथ साथ एनाबोलिज्म भी तो चल रहा है। देख लीजिए, सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट, हमें लगता था रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन हो रहा है। द रेस्पिरेटरी प्रोसेस है ट्रेडिशनली, ये तो स्टार्टिंग से माना जाता था कि केवल यहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है, हैज बीन कंसीडर्ड एट कैटाबोलिक प्रोसेस एंड द रेस्पिरेटरी पाथवे एज ए कैटाबोलिक पाथवे, और उसे हमने ब्रेकडाउन पाथवे माना। बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट, क्या ये करेक्ट है? चलिए पढ़ते हैं। तो यहां पर एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं, अगर सेल को जरूरत है फैट्स बनाने की और तुमने बच्चा कार्बोहाइड्रेट खाया है, तो वो क्या करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम को बाहर निकालेंगे और फैट्स बना लेंगे।
पायरुविक एसिड को बाहर निकालेंगे, एमाइनो एसिड बना लेंगे। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को बाहर निकालेंगे, एमाइनो एसिड बना लेंगे, प्रोटीन बना लेंगे। तो ये तो सेल का नीड पे डिपेंड करेगा। डन कर लोगे? फटाफट बोलो। यस। डन कर लोगे? मतलब पढ़ लोगे, अब समझ में आ जाएगा ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, क्या बच्चा आप लोगों ने ईटीएस किया था? नहीं किया, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और 1 घंटा टाइम लगेगा। तो ओवरऑल मैं बता दे रहा हूँ बच्चा, ओवरऑल केवल मैं बता दे रहा हूँ कि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। बहुत बच्चों ने पढ़ोगे, लेकिन बच्चा डिटेल से जरूर कीजिएगा, ध्यान से समझ। देखिए मैंने आपको बोला था बच्चा कि सबसे पहले आपने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा, ये था ग्लूकोज, इसे तोड़ा और किसमें कन्वर्ट किया बच्चा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पहले प्रोसेस का नाम बच्चा ग्लाइकोलिसिस। अब पायरुविक एसिड कहां गया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। क्या इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों लोग? सर इसे तो हम लोग कहते थे लिंक रिएक्शन। फिर हुआ क्रेब्स साइकिल। फिर बच्चा क्या हुआ? क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। लेकिन इस दौरान बच्चा ऑक्सीडेशन हुआ। हम लोग बोलते हैं ना बार बार फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन कहने का मतलब है जो ग्लूकोज के अंदर बच्चा हाइड्रोजन है C6H12O6, जो ग्लूकोज के अंदर जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को स्टेप वाइज निकालना है। जो ग्लूकोज में हाइड्रोजन है, इस ग्लूकोज से हाइड्रोजन को आपको स्टेप वाइज हटाना है। स्टेप वाइज आपको इस हाइड्रोजन को हटाना है। बोले ठीक है, स्टेप वाइज आप हटा दीजिए। तो नाम हुआ बच्चा ऑक्सीडेशन। कौन हटाएगा? सोचो कितने हाइड्रोजन है बच्चा? 12। तो यहाँ 12 बार ऑक्सीडेशन होगा, यानी 12 टाइम्स यहाँ पर हाइड्रोजन हटाया जाएगा, यानी 12 टाइम्स क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जिसमें से 10 टाइम्स जो है ऑक्सीडेशन हटाने का काम करेगा NAD+। NAD+ आया, उसने हाइड्रोजन को लिया और ये कन्वर्ट हो गया NADH में। किसमें कन्वर्ट हो गया? 10 मॉलिक्यूल ऑफ NADH और H+ में 10 मॉलिक्यूल्स NADH बन गए, ठीक है। और 2 बार बच्चा ऑक्सीडेशन कराने के लिए आता है FAD। मैंने मना किया था बच्चा FAD+ मत लिखिएगा, और ये बनेंगे बच्चा 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। याद आ रहा है आपको? तो आपको इतना याद रखना है, ये ट्रिक है बच्चा, कि ग्लूकोज के अंदर में कितने हाइड्रोजन है? 12। कितने बार ऑक्सीडेशन हुआ? 12 बार। 10 बार किसने किया? नैड ने। 2 बार किससे हुआ बच्चा? फैट। अब आपको मैंने बताया था एक नैड बच्चा, एक नैड 3 एटीपी देगा जब ईटीएस में जाएंगे। कैसे देगा? तो ये तो करेंगे। तो एक नैड देंगे 30। एक फैट बच्चा 2 एटीपी देता है, तो 2 फैट कितने एटीपी देंगे? 4 एटीपी। 2 फैट कितने देंगे? 4 एटीपी। ध्यान से देखो, ठीक है। तो अब बताओ कितने एटीपी अभी आने वाले बच्चा? 34 एटीपी। हाँ, तो एक नैड 3 एटीपी देगा। तुम्हारे पास कितने नैड है सर? 10 नैड मतलब बच्चा 30 एटीपी, और 2 फैट है मतलब 4 एटीपी, यानी 34 एटीपी कहां से आएंगे? ईटीएस। सर कैसे? एक NADH 3 एटीपी कैसे बनाएगा? एक FADH2 2 एटीपी कैसे बनाएगा? सर बता दीजिए। हाँ, तो ये पूरा बच्चा हमें इसके लिए पढ़ना पड़ेगा ईटीएस। मैंने आप लोगों को बच्चा डायरेक्टली पूरा लिंक शेयर किया, आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप मैं कुछ बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप बता देता हूँ, बाकी आप जरूर कर लीजिएगा उससे। देखो, तो ये मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का बच्चा आउटर मेम्ब्रेन है। ये व्हाइट वाला बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, और ये बच्चा नीला वाला जो है, ये ब्लू वाला जो है, ये बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। डन। इस इनर मेम्ब्रेन पे ही बच्चा ये ईटीएस लोकेटेड, ये बच्चा यही मान लीजिए ईटीएस, ये पीला वाला है ना, येलो वाला, यही बच्चा ईटीएस। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको इतना पार्ट को बच्चा कट करना, इस पार्ट को कट करना है, तभी तो मुझे ईटीएस डिटेल से पता चलेगा। तो जो व्हाइट वाला पार्ट है, जो व्हाइट वाला पार्ट है बच्चा, ये वाला पार्ट ये आउटर मेम्ब्रेन है, नीला वाला पार्ट इनर मेम्ब्रेन है, बीच में ये जो फ्लूइड पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं आप? मैट्रिक्स कहते हो।
और बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है ये वाला, ये खाली जगह जो दिख रहा है ये है बच्चा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। डन। तो हम थोड़ा इलेबोरेट कर रहे बड़ा कर। तो मैंने सबसे पहले ये व्हाइट वाले को बाहर बना दिया, ये हो गया बच्चा ओएम यानी outer मेम्ब्रेन। सबसे पहले मैंने सबसे बाहर वाले मेम्ब्रेन को बना दिया जिसका नाम है बच्चा outer मेम्ब्रेन। फिर ये नीला वाला है, इस नीले वाले को कहेंगे बच्चा इनर मेम्ब्रेन, ये बच्चा इनर मेम्ब्रेन। डन। ऊपर वाला हो गया outer मेम्ब्रेन, ये हो गया बच्चा इनर IM इनर मेम्ब्रेन। डन। ये बच्चा इनर मेम्ब्रेन है, ऊपर वाला बच्चा outer मेम्ब्रेन है। नीचे में जो है इसका नाम है बच्चा मैट्रिक्स, नीचे में क्या है इसका नाम है बच्चा मैट्रिक्स, ठीक है। और बीच में जो स्पेस है ये स्पेस को कहेंगे बच्चा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, बीच के स्पेस को क्या कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। डन। इस इनर मेम्ब्रेन पे बच्चा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आपको ध्यान से याद रखना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो बच्चा है 5। एक ये बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में बच्चा आप बनाइएगा कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चा 3। एनसीईआरटी ने 1 के बाद 3 बनाया है, 2 नहीं बनाया है, ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी ने इसी फिगर को बच्चा फ्लैट कर दिया, सीधा कर दिया, मेरे पास जगह नहीं था। एनसीईआरटी ने कैसे बनाया मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, 1 मिनट। एनसीईआरटी ने इसी फिगर को ऐसे बना दिए, ये ऐसे बना दिए, ये इनर मेम्ब्रेन। डन। ये इनर मेम्ब्रेन और ये बच्चा मैट्रिक्स, ये बच्चा मैट्रिक्स, ये outer मेम्ब्रेन और ये जो गैप है बच्चा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ कॉम्प्लेक्स 1 बना दिया, 1 से इलेक्ट्रॉन बच्चा जब भी जाएगा 3 में चाहिए, 2 में नहीं जाएगा, याद रखना। फिर यहाँ पर बनाया बच्चा 2, 1 के बाद 2 नहीं है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद बच्चा एनसीईआरटी में 2 है, इसके बाद में बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और फिर बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर 5। इस तरह का आप एनसीईआरटी देखिए। चलिए एनसीईआरटी है तो हमारे पास, देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए बच्चा कॉम्प्लेक्स 1 है ना, 1 यानी पीले रंग का जो दिख रहा है, 1 से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है बच्चा 3 में, 2 में नहीं जा रहा है, 1 से 3, 3 के बाद बच्चा 2 है, 2 के बाद 4 है और 4 के बाद बच्चा कॉम्प्लेक्स 5 है। हाँ तो समझिए, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 बनाया, उसके बाद 3, इसके बाद यहां पर मैंने क्या बना दिया 2, ये क्या है बच्चा 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 2। डन। अब देखिए कॉम्प्लेक्स 2 के बाद में कौन है, ये बच्चा कॉम्प्लेक्स 4, ये कॉम्प्लेक्स 4 और यहां पास है कॉम्प्लेक्स 5, ये कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स 5 नहीं बचा, ये क्या है F0 F1 पार्टिकल, नाम सुना था ना, F0 F1 पार्टिकल, ATPase ATP सिंथेस, नाम सुना था ना, जो ATP बनाते थे, वही है बच्चा कॉम्प्लेक्स 5, ये कॉम्प्लेक्स 5। डन। तो कितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम है याद रहेगा आपको। अब यहां पर करना क्या है कि सबसे पहले अब स्टेप को समझिए, सबसे पहले यहां पर NADH आएगा और NADH टूटेगा, NADH आया, NADH टूट गए और टूटने के बाद में अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कॉम्प्लेक्स 1 को दे देंगे, ठीक है। इसलिए आपका कॉम्प्लेक्स 1 का नाम एनसीईआरटी में दिया है NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि NADH आया अपने हाइड्रोजन को तोड़ करके दे दिया, तो जिसने NADH से हाइड्रोजन ले लिया तो नाम पड़ा बच्चा NADH डिहाइड्रोजिनेज। डन। याद हो गया सभी को। चलो अब NADH ने जो हाइड्रोजन दे दिया तो इस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होगा और कौन होंगे बच्चा प्रोटॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले जाएंगे बच्चा FMN में, याद नहीं रखना है आपको, उसके बाद में ये जाएगा बच्चा FES में, FES में। FES क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बच्चा हैंड ओवर कर देगा कॉम्प्लेक्स 3 के तरफ, लेकिन प्रोटॉन बच्चा चले जाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कहां चला जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। NADH में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से अब 3 की तरफ जा रहा है, बच गए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन चले गए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। लेकिन इसी दौरान
जब कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन 3 की तरफ जा रहा है ना, तो इस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होगी, जिससे कि बच्चा दो एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, दो एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स 1 से बच्चा दो प्रोटॉन ना जाकर के कितने प्रोटॉन जाएंगे? 4। अब एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी ने कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन जाते हुए दिखाया है, देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेस, NADH आया, अपना हाइड्रोजन दे दिया, किसको दिया? FMN को। FMN ने किसको दिया? FES को। क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। बच गया गए प्रोटॉन, प्रोटॉन को बच्चा बाहर ढकेल दिया। इलेक्ट्रॉन अब देखिए कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ जा रहा है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स 1 से 3 की तरफ जाएगा तो उस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और उससे एनर्जी जो निकलेगा उससे हम दो एक्स्ट्रा प्रोटॉन को बाहर ढकेल देंगे। तो बताइए कॉम्प्लेक्स 1 से कितने प्रोटॉन गए बच्चा? 4। डन। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम करेगा बच्चा एक सब्सटेंस है जिसका नाम है यूबीक्विनोन। यूबीक्विनोन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, और इलेक्ट्रॉन को जब पकड़ लेगा तो ये बोलेगा कि मैं केवल इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाऊंगा, मैं भाई साथ साथ प्रोटॉन भी ले जाऊंगा। तो ये यूबीक्विनोन ने दो इलेक्ट्रॉन को तो लिया, लेकिन इसी दौरान स्ट्रोमा से दो प्रोटॉन भी पकड़े जाएंगे। दो प्रोटॉन पकड़ा गया ना, तो बताइए दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन क्या हो गया बच्चा? यूबीक्विनोन ने दो इलेक्ट्रॉन लिए और दो प्रोटॉन लिए, सर ये बन गया UqH2। क्या बन गया बच्चा? UqH2। अब UqH2 आपके एनसीईआरटी देखिए, UqH2 बनाया क्या? हाँ सर, UQ है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, प्रोटॉन नहीं देखा एनसीईआरटी ने, तो UqH2 कैसे बन गया भाई? प्रोटॉन लिया होगा ना, तो उसने ले लिया और बन गया बच्चा UqH2। अब UqH2 जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास और इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ले लीजिए भाई, आप इलेक्ट्रॉन लीजिए। प्रोटॉन को बाहर में ढकेल दिया जाएगा, प्रोटॉन बच्चा बाहर में ढकेल दिया जाएगा। कितने प्रोटॉन? 2। इलेक्ट्रॉन कहां है बच्चे? कॉम्प्लेक्स 3 में। कितने इलेक्ट्रॉन? सर 2 इलेक्ट्रॉन थे। नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन में बच्चा एक इलेक्ट्रॉन ये केवल डोनेट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? एक बच्चा रख लेगा अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रख लेगा। चलिए अब हम लोग आ जाए कॉम्प्लेक्स 2 के तरफ। 3 को भी छोड़ दीजिए। कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होगा? FADH2 आएगा, वो टूटेगा। FADH2 आया, वो बच्चा टूटा, और टूट करके क्या बन गया बच्चा? FAD। क्या देगा? हाइड्रोजन देगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन देंगे। कॉम्प्लेक्स 3 में बच्चा देखिए, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 में एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स 2 में वहां पर FAD है। FAD ने अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किसको दे दिया बच्चा? FES को। FES क्या करेगा? ध्यान सुनना, केवल बच्चा इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या लेगा बच्चा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं लेगा बच्चा। इसलिए एनसीईआरटी ने यहाँ पर कोई भी प्रोटॉन जाते हुए नहीं दिखाया है। FES केवल इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा। सर प्रोटॉन कहाँ हुआ? प्रोटॉन बच्चे यहीं रह गए, इसी स्ट्रोमा में ही 2 प्रोटॉन छूट गए, तो कोई भी प्रोटॉन बाहर में ट्रांसफर नहीं होगा। देख लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स 2 से कोई भी प्रोटॉन बच्चा बाहर जाते हुए नहीं दिखाया गया है। एनसीईआरटी देखिए, कॉम्प्लेक्स 2 एक सबस्ट्रेट आया सक्सिनेट, किसमें कन्वर्ट हुआ? फ्यूमेरेट। क्या रिलीज किया? हाइड्रोजन। किसने पकड़ा? फैड ने। फैड H2 में कन्वर्ट हुआ, दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। FES ने पकड़ा, इलेक्ट्रॉन को तो ले गया बच्चा, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? चलो, अब FES ने ये कितना इलेक्ट्रॉन लिया बच्चा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस इलेक्ट्रॉन को दिया किसको? यूबीक्विनोन को। यूबीक्विनोन बोलेगा मैं केवल इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा, मैं प्रोटॉन भी पकड़ूंगा, मैं बनूंगा UqH2। तो इसने क्या किया? 2 प्रोटॉन को पकड़ा। कहां? 2 प्रोटॉन कहां से पकड़ लिए बोलो? स्ट्रोमा से। और UQ बच्चा कन्वर्ट हो गया UqH2 में। आप एनसीईआरटी देखो, आपके पास एनसीईआरटी है ना, वहां भी दिखा रहा है UqH2 में हो गया। अब UqH2 से ये चला गया कहां? कॉम्प्लेक्स 3 में। तो यहां पर जो 2 प्रोटॉन आए वो बच्चा ट्रांसफर हो गए। तो कॉम्प्लेक्स 3 में देखिए क्या बच्चा? 4 प्रोटॉन जाते हुए दिख रहा है। कॉम्प्लेक्स 3 से 4 प्रोटॉन जाते हुए दिख रहे हैं। बच क्या गया? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रख लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 थे, 1 रख लिया, 1 ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, चलो अब आगे नहीं, टेंशन नहीं। कॉम्प्लेक्स 3 के पास में बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कॉम्प्लेक्स 1 के और एक कॉम्प्लेक्स 2।
कॉम्प्लेक्स 3 में एक मॉलिक्यूल है बच्चा साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम ने बी ने इलेक्ट्रॉन पकड़ा और ये दे दिया बच्चा एफईएस को। एफईएस ने दे दिया बच्चा साइटोक्रोम C1, इसलिए कॉम्प्लेक्स 3 का नाम बच्चा साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है। साइटोक्रोम बी है और C1 कॉम्प्लेक्स है। देखिए एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स 3 देखो, साइटोक्रोम बी पास इलेक्ट्रॉन है, बी ने इलेक्ट्रॉन एफईएस को दिया, एफईएस ने साइटोक्रोम C1 को दे दिया, इसलिए इसका नाम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। एनसीईआरटी में देखिए कॉम्प्लेक्स 3 लिखा है। डन। चलिए अब टेंशन नहीं लेना, अब जल्दी कर दो। अब बताइए साइटोक्रोम C1 के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा बच्चा साइटोक्रोम C। कौन है ये? साइटोक्रोम C। ये मोबाइल है बच्चा, चलता है, चलता है यानी मूव कर सकता है। ये मूव कर रहा है और ये मूव करते हुए कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुंच गया। कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के? 2। अब मुझे बताना, ये जो साइटोक्रोम C है जिसे मैंने बच्चा अभी येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये बताइए ये इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे या इनर साइड पे? इनर मेम्ब्रेन पे तो है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन के इनर वाले पार्ट पे या आउटर वाले पार्ट पे? तो ये तो सर आउटर वाले पार्ट पे, बाहर वाले पार्ट पे है ना। तो इसलिए नीट में क्वेश्चन आएगा साइटोक्रोम C कहाँ है, तो बोलेगा आउटर साइड पे। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा बच्चा? कॉम्प्लेक्स 4 को। डन। आ गया, देख लीजिए आप एनसीईआरटी, आपको दिख रहा है साइटोक्रोम C चला कॉम्प्लेक्स 3 से, और चलते हुए बच्चा साइटोक्रोम C कहां पहुंचा? कॉम्प्लेक्स 4 के पास, और वहां जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर। इलेक्ट्रॉन को लेने की कहानी समझना, कॉम्प्लेक्स 4 में बच्चा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कॉपर है। कौन है? कॉपर। यहां पर जो कॉपर होगा, स्टार्टिंग में जो कॉपर होगा बच्चा, उसे एनसीईआरटी ने कहा CuA, कॉपर सेंटर A, और यहां लिखा है कॉपर सेंटर B। कितने कॉपर बोलिए? 2। कॉपर सेंटर A और कॉपर सेंटर B। इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, अब ये कॉपर चला गया, कहां चले गए भाई? तो ये कॉपर जो चला गया, ठीक है, यहां देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे बच्चा साइटोक्रोम A में। कहां जाएगा? साइटोक्रोम A, और एक है बच्चा साइटोक्रोम A3। इसलिए आपकी एनसीईआरटी देखिए यहां पास 2 है बच्चा, साइटोक्रोम A हो गया और साइटोक्रोम कौन हो गया? 3। और 2 कॉपर है, एक आगे में कॉपर है, एक बच्चा नीचे में कॉपर है। तो एनसीईआरटी में लिखा है 2 कॉपर सेंटर, 2 कॉपर के सेंटर हैं, एक कॉपर सेंटर A, एक कॉपर सेंटर बच्चा B, और यहां पास है साइटोक्रोम A और A3। डन। यहां तक समझ में आ गई बात? एनसीईआरटी के फिगर को देख लीजिए, कॉपर सेंटर A, कॉपर सेंटर B, CuA CuB लिखा है, साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3 भी लिखा है। हाँ सर लिखा है। डन। समझ में आ गया आप लोगों को? चलो अब ये क्या होगा, जब बच्चा यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां? कॉम्प्लेक्स 4 में। तो कॉम्प्लेक्स 4 का क्या होगा बच्चा? रिडक्शन। साइटोक्रोम C ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो एक का हुआ रिडक्शन, किसका? कॉम्प्लेक्स 4 का। साइटोक्रोम C का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इस दौरान एनर्जी निकली, इस एनर्जी की हेल्प से बच्चा 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन यहां ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन यहां होंगे। डन। अब खत्म कहानी, अब खत्म। लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा? ऑक्सीजन के पास। तो क्वेश्चन आएगा, ये बताइए जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा? अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, आंसर लिखिएगा, ऑक्सीजन के पास। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन, ठीक है, करेक्ट। टर्मिनल प्रोटॉन एक्सेप्टर, NADH में 2 प्रोटॉन भी थे, वो भी लास्ट में कहां पहुंचेंगे? ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन को एनसीईआरटी ने कहा है कि टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा? ऑक्सीजन के पास। लास्ट में प्रोटॉन कहां पहुंचेगा? ऑक्सीजन के पास। तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, टर्मिनल प्रोटॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, और ये बच्चा क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बना? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बन गए बेटा? वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएंगे? वाटर। इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए आप आराम से इस वीडियो को डिटेल वाले को पूरा देखिए, पूरे अब डिटेल वाले को देखिए, क्योंकि मैं क्या करूं, एनसीईआरटी में ऐसे ही बना है, कॉम्प्लेक्स है तो है, क्या कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आराम से थोड़ा डिटेल से देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहेगा, मैं रिपीट कर, ईटीएस कहां लोकेटेड? ईटीएस कहां लोकेटेड है? पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इनर मेम्ब्रेन पे। ईटीएस के कितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम है? 5।
पहले का नाम याद रखिएगा, NADH को तोड़ा, NADH डिहाइड्रोजिनेस। सेकंड का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि सक्सिनिक एसिड से उसने हाइड्रोजन लिया यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। डन। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1, उसमें B है और C1 है। डन। कॉम्प्लेक्स 4 उसमें A और A3 है, तो A3 कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या इसी का नाम बच्चा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, क्योंकि इन्होंने साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो साइटोक्रोम C का हो गया ऑक्सीडेशन। तो साइटोक्रोम C का कराने ऑक्सीडेशन जो कराएगा उसी को हम लोग कहते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो ये अगर, और लास्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम कौन है बच्चा, इनसाइड इन दो जगह फिगर बनाए, ये देखिए यही है कॉम्प्लेक्स 5, यही है बच्चा, कॉम्प्लेक्स 5 यही है ना। कौन, F0F1 पार्टिकल, जिसका नाम ATPase भी बोलोगे, ATP सिंथेज भी बोलोगे, यही है आपका कॉम्प्लेक्स 5 F0F1 पार्टिकल। तो ये 5 कॉम्प्लेक्स आपसे पूछे जाएंगे। फिर पूछा जाएगा कि टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन गया था ऑक्सीजन। टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, आंसर बोलोगे ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गया तो क्या बन गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। चलिए ये समझ में आ गया। साइटोक्रोम C मोबाइल है इमोबाइल है, तो बोलेगा साइटोक्रोम C मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। कहां मौजूद है, आउटर साइड पे, बाहर वाले साइड पे। नेक्स्ट, एक NADH कितना ATP देगा, 3 ATP। एक FADH2 कितना ATP देगा, आंसर 2 ATP। क्या बात समझ में आ गई, इतना कर लोगे तो बन जाएगा। तुम्हें देखो नीट में थोड़ी ना आएगा ETS का साइकिल ड्रॉ करने के लिए, क्या ETS ड्रॉ करने के लिए आएगा क्या बच्चा, ये सब्जेक्टिव एग्जाम है 10 मार्क्स के, कि पूरा आप कॉम्प्लेक्स को बताइए, नहीं बताएंगे। हमें तो केवल आपको जो भी पॉइंट्स है वो याद करने, पॉइंट के फॉर्म में, तो बस पॉइंट याद रखिए, मैकेनिज्म में मत जाओ, नहीं तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो केवल तुम पॉइंट टू पॉइंट केवल याद रखो। चलो बोलो, कर लोगे? यस सर। ये करना पड़ेगा, चलो ठीक। अब देखो ये सारे पार्ट तुम कर लोगे। फर्मेंटेशन आपको बता दिया है ना बच्चा, अब स्टार्टिंग वाले पार्ट छोटे छोटे हैं, मैंने ये पूरा डिटेल्स आपको करा दिया है। चलो अब देखिए, डू प्लांट ब्रीथ, समझते जाना, बहुत आसान सा क्वेश्चन। सोचो क्या प्लांट सांस लेते होंगे, तुम ही बताना। देखो सोचो, प्लांट जिंदा है, हाँ सर प्लांट जिंदा है, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, हाँ चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी फॉर्म, एटीपी। सर एटीपी कहां से आएगा, फूड को तोड़ो, तो इसलिए प्लांट भी जिंदा है, प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, और प्लांट एनर्जी कहां से लेते हैं, फूड के ब्रेकडाउन करने से। तो फूड टूटेगा, एनर्जी देगा, उसी एनर्जी से क्या बनेंगे, एटीपी। यानी प्लांट को भी रिस्पिरेशन, ब्रीदिंग करना पड़ेगा, जैसे हम करते हैं, सांस लिया, O2 लिया, CO2 छोड़ा, प्लांट भी करते हैं। तो सर ये हम जो O2 लेते हैं वो क्या होता है, अरे फूड को तोड़ने में हेल्प करता है, तो प्लांट भी O2 लेता है, CO2 छोड़ता है, यानी हमारे तरह, हाँ हमारे तरह लिविंग ही तो है। सेकेंड, तो सर क्या प्लांट के अंदर में ब्रीदिंग ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, हमारे तरह लंग्स है, हमारे तरह ट्रैकिया है, हमारे तरह हार्ट है, हमारे तरह कैपिलरीज है, आर्टरी, वेन है, क्या हमारे तरह उनके अंदर में वेल डेवलप्ड ऑर्गन है क्या, बताइए आप लोग, होंगे नहीं होंगे? सर हमारे अंदर में कोई भी ऑर्गन नहीं, प्लांट के अंदर कोई भी ऑर्गन नहीं। प्लांट को कभी काटा है, क्या उसके अंदर हार्ट दिखे, क्या उसके अंदर लंग्स दिखा, क्या उसके अंदर ऑर्गन दिखे? नहीं सर, प्लांट के अंदर कोई ऑर्गन तो मुझे नहीं दिखा। सर क्यों? प्लांट अगर ब्रीदिंग करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, तो प्लांट के अंदर में ऑर्गन क्यों नहीं? हाँ पहला रीजन ध्यान सुनो, हम लोग सांस लेते हैं, सांस लिया लंग्स में, लंग्स से कहां गया भाई, लंग्स से कैपिलरी ने पकड़ा, हार्ट में भेजा। हार्ट की जिम्मेदारी है कि बॉडी के हर सेल के पास भेजे। इस फिंगर में जो ऑक्सीजन आ रहा है ना बेटा, कैसे आ रहा है सोचो, सांस लिया लंग्स में गया, लंग्स से हार्ट में, हार्ट से एरोटा, आर्टरी, कैपिलरी, और लास्ट में टिश्यू में, टिश्यू से तुम्हारे सेल में गए। क्या ये डायरेक्टली तुम रिस्पिरेशन ऐसे ले रहे हो, हाथ डाल दो ऑक्सीजन में, क्या ये डायरेक्टली ऑक्सीजन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हमारे अंदर में हर सेल में ऑक्सीजन भेजने की जिम्मेदारी ऑर्गन के पास है। प्लांट बोलेगा ऑर्गन नहीं बनाएंगे,
क्यों? हम लोग डायरेक्टली वेल एक्सपोज्ड है, हमारे हर पार्ट वेल एक्सपोज्ड है इन्वायरमेंट में, हम लोग डायरेक्टली लेंगे भाई, डायरेक्टली डिफ्यूजन से ले लेंगे, ठीक है। तो प्लांट में लीफ अपना रेस्पिरेशन करेगा, स्टेम अपना करेगा, रूट अपना करेगा। लीफ के अंदर स्टोमेटा है, टेंशन नहीं। स्टेम के अंदर बच्चा लेंटिसेल है, टेंशन नहीं। रूट के अंदर में छोटे छोटे पोर लेंटिसेल है, टेंशन नहीं। छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, जिससे कि वो अपना ऑक्सीजन ले ले, चलिए कोई टेंशन नहीं। और लीफ को तो और भी टेंशन नहीं है, सोचो लीफ को तो बच्चा मजे ही मजे। देखिए लॉजिकल सोचना लीफ के बारे में, दिन है बच्चा, दिन है, दिन का टाइम, फोटोसिंथेसिस करेगा क्या? हाँ, और फोटोसिंथेसिस करेंगे, याद रखना फोटोसिंथेसिस करेगा तो कौन सी गैस को लेगा बच्चा? CO2, ग्लूकोज बनाया और क्या रिलीज करेगा बच्चा? O2। तो इनके पास तो अपना O2 बनाने का बच्चा फैक्ट्री है। अरे फोटोसिंथेसिस में क्या ऑक्सीजन बनते हैं? हाँ सर बनते हैं ऑक्सीजन। तो प्लांट क्या ऑक्सीजन ढेर सारा बना रहा है? हाँ सर प्लांट तो ढेर सारे ऑक्सीजन बना रहे। तो क्या इस लीफ को बच्चा ऑक्सीजन लेने के लिए कोई टेंशन है क्या? नहीं सर, अपने घर का फैक्ट्री है, हर लीफ में खुद से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मेसोफिल सेल में, वहां ऑक्सीजन बन रहे हैं। तो इनको रेस्पिरेशन करने के लिए बाहर से थोड़ी लेना है, ये तो खुद से ले लेंगे। तो प्लांट दिन में ढेर सारा बच्चा CO2 तो लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करके ढेर सारा ऑक्सीजन भी बनाते हैं, लेकिन कुछ ऑक्सीजन खुद के यूज के लिए कर लेंगे और कुछ ऑक्सीजन बच्चा बाहर रिलीज करा देंगे। ध्यान सुनना, मैं एक क्वेश्चन पूछूं, प्लांट के अंदर में फोटोसिंथेसिस का रेट और रेस्पिरेशन का रेट बच्चा इक्वल होगा? फोटोसिंथेसिस ज्यादा होंगे रेस्पिरेशन से, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस बच्चा कम होंगे रेस्पिरेशन से? सोच के बताना। मैंने 3 ऑप्शन दिया, फोटोसिंथेसिस इक्वल है, ज्यादा है या कम, सोच के बताना। दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों इक्वल होंगे, ज्यादा होगा कम होगा? सोचो, अगर फोटोसिंथेसिस इक्वल हुआ बच्चा, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ऑक्सीजन, वो सारा ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में अगर यूज हो गया, दोनों का रेट इक्वल है, 1 मिनट में 20 बार फोटोसिंथेसिस 20 ऑक्सीजन बने, 20 बार रेस्पिरेशन 20 ऑक्सीजन यूज कर लिया, दोनों का रेट अगर इक्वल है बच्चा, तो जितना फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बना उतना रेस्पिरेशन यूज कर लेगा, तब तो बच्चा बाहर में कोई रिलीज होगा ही नहीं, तो हम जिंदा कैसे होंगे? हम ऑक्सीजन कहां से लेंगे? सोचो, प्लांट ने जितना फोटोसिंथेसिस किया उतना ऑक्सीजन बनाया, रेस्पिरेशन में सारा प्लांट ने यूज कर लिया, एक्सेस बचे नहीं, बाहर निकलेंगे नहीं, तो हम कहां से लेंगे? इसलिए फोटोसिंथेसिस का रेट कई गुना, लगभग बच्चा 18 to 20 टाइम्स ज्यादा होता है रेस्पिरेशन के। 1 मिनट में फोटोसिंथेसिस 20 टाइम्स होगा, 20 ऑक्सीजन बनाएंगे, रेस्पिरेशन में 1 ऑक्सीजन यूज कर लेगा, यानी बच्चा एक्स्ट्रा 19 हो गए, बाहर रिलीज कर दिया, उसी को लेकर के तो हम जिंदा है। आगे बात समझ में? और फोटोसिंथेसिस कम कैसे हो सकता है भाई? रेस्पिरेशन से, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से तो कम होगा नहीं। तो आपको याद रखना है कि हमेशा फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ज्यादा होता है रेस्पिरेशन से। तो दिन का टाइम है, फोटोसिंथेसिस ढेर सारा हुआ, 20 ऑक्सीजन बने, 1 ऑक्सीजन यूज कर लिया, बाकी 19 ऑक्सीजन भी वो रिलीज कर देंगे। तो लीफ को तो कोई टेंशन नहीं। स्टेम बोलेगा ठीक है भाई हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मेरे पास लेंटिसेल है, लेंटिसेल से मैं ऑक्सीजन ले लूंगा, रूट मेरे पास भी लेंटिसेल है, मैं ऑक्सीजन ले लूंगा, तो रूट लेंटिसेल से कर लेगा, स्टेम लेंटिसेल से कर लेगा, लीफ इनके अंदर में अपना फैक्ट्री है, अपने आप कर लेंगे भाई। सेकेंड चीज, प्लांट को बच्चा ज्यादा एटीपी की जरूरत है भी नहीं, इसलिए ऑर्गन नहीं बनाते। अरे हमारे तरह एटीपी नहीं चाहिए सर, क्यों? प्लांट को इतना एटीपी क्यों नहीं चाहिए? सोचो, प्लांट मोटाइल या नॉन मोटाइल? प्लांट मोटाइल या नॉन मोटाइल? सर नॉन मोटाइल। और बच्चा हम मोटाइल है ना, और मोटाइल होने के लिए, चलने के लिए बच्चा कितने सारे मसल एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, कितने सारे मसल एक साथ काम करते हैं, तो एक साथ इतने सारे मसल काम करेंगे तो कितना एटीपी का डिमांड होगा? हाँ, प्लांट को चलना ही नहीं है, ना इनको ऑर्गन बनाना है, ना किडनी बनाना है, हार्ट बनाना है, ना फंक्शन करना है। अरे ये फंक्शन करना ही नहीं तो एटीपी चाहिए नहीं। अगर एटीपी का इतना डिमांड है ही नहीं तो रेस्पिरेशन भी इतना मत कीजिए। अरे रेस्पिरेशन करने की क्या जरूरत है आपको, जब आपको इतना डिमांड ही नहीं है? और इतना डिमांड ही नहीं है तो काय के लिए ऑर्गन ऑर्गन बनाओगे? अपना अपना केयर कर लेना। चलिए पहला चीज कि उनमें एटीपी का डिमांड ही बहुत कम है क्योंकि नॉन मोटाइल है। दूसरा, क्यों एटीपी कम चाहिए? प्लांट का अगर देखिएगा बच्चा, इंटरनल पार्ट जो अंदर का पार्ट है वो मैक्सिमम बच्चा डेड है, सेकेंडरी जाइलम
पूरा वुड वाला पार्ट बचा, वो डेड ही तो है। ऊपर का पार्ट पढ़ा है ना आपने, बार्क वार्क होते हैं, ये भी तो डेड टिश्यू होते हैं। तो प्लांट के मैक्सिमम पार्ट तो बचा डेड है, अंदर का पूरा मैक्सिमम 90% पार्ट डेड है। अगर डेड है तो रिस्पिरेशन करना नहीं है, अगर रिस्पिरेशन करना नहीं है तो ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको ऑर्गन बनाने की क्या जरूरत पड़ी। बस आपके कुछ पार्ट ही तो लिविंग है, कुछ पार्ट ही तो बच्चा लिविंग है, तो कुछ पार्ट को ही तो रिस्पिरेशन करना है, कुछ पार्ट में तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन ज्यादा डिमांड ही नहीं है, तो क्यों बनाओगे ऑर्गन। डन, दो चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी में यहाँ पर 3 वर्ड लिखे गए हैं, और प्लांट तो खुद से अपना फैक्ट्री बना रहा है भाई, खुद से अपने पास, इसके पास ऑक्सीजन की फैक्ट्री, खुद से अपना काम कर ही लेता है, तो क्यों बाहर से एक्सचेंज करेगा, क्यों वो अपना ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपके एनसीईआरटी में डिटेल से ये सारी चीजें दी गई है। डू प्लांट ब्रीथ, इस कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, बहुत ही आसान सा है, कोई गड़बड़ नहीं करना ना। यहाँ पर पूरा लिखा है कि प्लांट को क्यों नहीं चाहिए भाई ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने सारा चीज लिखा है कि यहाँ पास मैक्सिमम पार्ट तो डेड है, कुछ ही पार्ट तो लिविंग है, तो इनको ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा, ये नॉन मोटाइल है, चलना वलना तो है नहीं, इनको जरूरत नहीं होगा, ठीक है। और जो भी लिविंग पार्ट है वो सरफेस पे है, वो बाहर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन तो ले ही लेते, तो इनमें जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो कर लोगे, ये बस थ्योरी वाला पार्ट है, खुद से कर लो, ये बच्चा थ्योरी वाला पार्ट है, खुद से कर लीजिए। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, पढ़ो बोलो फटाफट। तो ये चैप्टर तो अब हो जाएगा। ईटीएस का लास्ट स्टेप बता दो, बिकॉज नेटवर्क इशू था। अच्छा, मैंने बच्चा आपको दे दिया, लिंक दे दिया ना, फिर से भेज, उसको आराम से करो बच्चा, टाइम दो थोड़ा सा, मैंने जल्दी में करा है, क्योंकि मैंने बोला था आप एक बार देख के आओगे, मैं फटाफट एक बार रिवाइज कर दूंगा, जल्दी हो जाए। चलो एक बच्चा ट्रांसपोर्ट बचा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करा देंगे तो हो जाए ना, वही वाटर पोटेंशियल वाला, कि कैसे वाटर ना, साई डब्ल्यू क्या है, साई एस क्या है, साई पी क्या है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का आप लिंक भेज देना, अब आप रिवीजन करा दो। चलो ठीक है, ट्रांसपोर्ट का लेकिन बेटा बड़ा लेक्चर है। चलो मैं कुछ कोशिश, एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ कहाँ से तुम लोग करोगे।